बच्चों जरा सोचो, अगर आपको 118 अलग अलग एलिमेंट्स दे दिया जाए और कहा जाए इसे बिना किसी रूल के याद कर लो, तो क्या आप कर पाओगे? ठीक इसी तरह का सिचुएशन आज से लगभग 150 साल से पहले हमारे साइंटिस्टों के बीच भी आया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सभी एलिमेंट्स को कैसे प्रॉपर वे में अरेंज करें, क्योंकि लगातार नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होते जा रहा था। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच कोई पैटर्न छुपा है? क्या इसे किसी लॉजिक के थ्रू अरेंज किया जा सकता है? इन्हीं सब खोजों का परिणाम है पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल एक टेबल ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री का मैप है। अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ गए तो आप एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी, इन सभी को बिना डटे समझ सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। मेरा नाम है अविनाश सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपना चैनल आर एस एडुकेटर्स में। तो चलिए आते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट लिया पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? इनका कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग बांट सकते हैं। किसमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं। ठीक है, और मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम क्या कर रहा है भैया? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। और चाहे तो हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखिए, क्लियर है? तो इनका क्या कहना था? सभी एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किए थे। ठीक है, दूसरा, जैसे नॉन मेटल का देख लेते हैं एक एग्जांपल, फ्लोरीन है अपने पास। तो फ्लोरीन का क्या कहना था? यानी वो उनका कहना था जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया बाबू? एफ माइनस। ठीक है, सी एल, सी एल। क्लियर है? चलिए, लेकिन इनका ड्रॉबैक्स भी था, लिमिटेशन भी था। क्या? क्योंकि इनका अभी ये डेवलपमेंट में ये जो अटेम्प्ट लिए थे इसमें बहुत सारा कमी था। सबसे पहला कमी क्या था कि इनसफिशिएंट स्टडी किए थे वो एलिमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि उस समय ना बहुत कम एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो पाया था, लगभग 30-40 के आसपास रहा होगा। ठीक है, अब और भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी होना बाकी था, तो जिस वजह से उनका जो क्लासिफिकेशन है वो सही नहीं माना गया, क्योंकि आगे चल के मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके बारे में उन्होंने बात नहीं कहा। ठीक है, साथ ही साथ मेटलॉइड्स का को कहाँ जगह दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो ये इनका क्या है? ड्रॉबैक है या लिमिटेशन, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक है उनका। दूसरा, फ्रॉड्स हाइपोथेसिस। फ्रॉड्स का क्या कहना था? इनका एजम्पशन था, ये बोलते थे कि भैया जितना भी एलिमेंट्स है ना वो हाइड्रोजन से मिलके बना है। फ्रॉड्स का एक अलग ही था, वो बोलते थे कि जितना भी एलिमेंट्स है वो सब हाइड्रोजन से मिलके बना है। जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट निकालना है तो वो हाइड्रोजन के वेट से निकालना है। जैसे मान लो कैल्शियम हम ले लेते हैं, क्या लिए? कैल्शियम, कार्बन ले लिए। ठीक है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा बाबू बताओ? एटॉमिक वेट कार्बन का सबको पता है कितना होता है? 12 होता है। तो इनका कहना था ये एक 12 × 1 होगा। 1 क्या है? इनका कहना था कि एटॉमिक वेट, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट वो किसके इक्वल होगा? n × x। n क्या है बाबू? n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इंटू एक्स मतलब हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन एटम का वेट। ठीक है, जैसे ये हो गया ऑक्सीजन का, आप ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। इसका मतलब क्या है? 16 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर उसका एटॉमिक वेट निकलेगा कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, पर ये एकदम बकवास बात था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था कि क्योंकि
इनका लॉजिक क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, या जो भी है, कैल्शियम है, कोई भी एलिमेंट है, वो सारा का सारा हाइड्रोजन से बना है। पॉसिबल ही नहीं है, सबकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इनका डिस्कार्ड कर दिया गया, इनका मतलब हाइपोथेसिस। एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द नॉट फाउंड टू बी होल नंबर। एक और प्रॉब्लम था, इनका कहना था कि n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे n जो था ना, n क्या था बाबू, 1 2 3 4 5, यानी ये होल नंबर था। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला, जैसे कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन में हम लोग क्या देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है बताओ बाबू। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, और ये तो फ्रैक्शनल हो गया ना, है ना, 35.5 होता है। पर इनका कहना था सब होल नंबर में होगा, इसीलिए इनका भी अटेम्प्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट, चलिए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने लिया उनका नाम है टॉबरेनियर राइट्स रूल, ठीक है। ये 1817 में लिया गया था ये अटेम्प्ट। इन ये साइंटिस्ट का क्या कहना था, ये तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट का एक ग्रुप, फिर अलग तीन एलिमेंट का एक ग्रुप, और अलग तीन एलिमेंट का एक ग्रुप। इन तीनों ग्रुप, इन सभी ग्रुपों में, हर एक ग्रुप में खासियत क्या था कि एक ग्रुप के अंदर अगर तीन एलिमेंट है तो तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सेम होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन्होंने तीन तीन का ग्रुप बनाया था। और इन तीनों ग्रुप में से इनका क्या कहना था कि अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट लेंगे और उसका एवरेज निकालते हैं, तो मिडिल वाले का एटॉमिक वेट आएगा वो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं तीन एलिमेंट का ग्रुप ले लिया, एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक दूसरा ग्रुप लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहले मैं इसके बारे में सॉल्व करके बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो लिथियम का अपने पास एटॉमिक वेट कितना है, 7, सोडियम का 27, पोटेशियम का 39। क्या बोला था ये इन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है 7, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है 39, और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 23 आ जाएगा। यानी इसका एवरेज ही मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट के नियरली इक्वल होगा। क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। देखो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, नियरली इक्वल होगा, ध्यान देना, यहाँ पे नियरली लिखा हुआ, ठीक है, नियरली इक्वल होगा। क्लियर है, चलिए। और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इसका भी एवरेज निकाल के दिखाते हैं। ये क्लोरीन है अपने पास, क्लोरीन का कितना जाता है, ये 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो 81.2 समथिंग आएगा। क्लियर है, चलिए, क्लियर है ना। तो इस तरह से इन्होंने तीन तीन का ग्रुप दिया था, और उस ग्रुप को ट्राइड बोला गया। क्या बोला गया बाबू, ट्राइड, क्योंकि ये ट्राइड डेबोरेनर ने दिया था, इसलिए डेबोरेनियर्स ट्राइड बोला जाता है इसको जनरली, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, हाँ तो देखिए मैं दो और ग्रुप के बारे में लिख दिया हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे दो ग्रुप है, ये भी डोबेरिनर ट्राइड्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना डोबेरिनर ट्राइड्स का, अपना डोबेरिनर भाई साहब का ये डोबेरिनर ट्राइड रूल का कुछ लिमिटेशंस भी था, ठीक है। क्या लिमिटेशंस था, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स क्या था भाई, तो ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एज अ ट्राइड। कहने का मतलब, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को तीन 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 के ग्रुप में हम लोग बिल्कुल भी अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है और उनका नंबर तीन से ज़्यादा है, तो इसलिए तीन तीन का ग्रुप में अरेंज करना संभव नहीं था, इसलिए इनका भी रूल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। ऑल्सो ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ड एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। साथ ही साथ क्या था ना, आगे चल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहा था, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक का जब नंबर आ रहा था, तो डी और एफ ब्लॉक वो लोग रूल फॉलो ही नहीं करते ट्राइड्स वाला, ठीक है। तो डोवेरियर ट्राइड्स क्या होता है, ये फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप पहले से नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉलोज लेबोरेटरी ट्राइड रूल, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो दिया हुआ है, दो ग्रुप दिया हुआ है, एक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, और एक सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है। तो बोल रहा है इनमें से कौन है जो टोवेनियर ट्राइड रूल फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शन से मेरा मतलब इसके हिसाब से ऑप्शन ए है, फर्स्ट है कि ये वाला करता है, ए वाला। ऑप्शन सेकंड है ए और बी दोनों। ऑप्शन थर्ड है सिर्फ बी। और ऑप्शन फोर है कि नन ऑफ दिस, यानी इन दोनों में से कोई नहीं। चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है। आप ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, ठीक है, पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए, चलिए मैं ठीक है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, यहाँ पे है पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। पोटेशियम का मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39.10। रुबिडियम का ही निकालना है, मिडिल वाला है ना। और ये सीजियम का, अच्छा, रुबिडियम का होता कितना है? 86 के आसपास होता है। सीजियम का कितना होता है? सीजियम का होता है 132.91। क्लियर है? 0.9। चलिए चेक करते हैं, होना क्या चाहिए मिडिल वाले का, इन दोनों का एवरेज आना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है। एवरेज निकाल के देखते हैं क्या होता है। 39.10 प्लस 132.91, इन दोनों का एवरेज जैसे ही निकालेंगे तो मेरे पास आएगा लगभग 86.005 आएगा, ठीक है। ये घर पे आप ट्राई कीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? 86.009 ये कैलकुलेटेड वैल्यू आया मेरे पास। हम जानते हैं कि ये 86 के आसपास होता है, यानी नियरली वही आ रहा है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये तो फॉलो करता है, यानी ऑप्शन ए तो सही हो सकता है, बट ऑप्शन बी भी चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है मेरे पास? सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम। चलिए, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? सबको पता है ना, कितना होता है? 32.06। इसका इसका 78.96। और इसका 127 ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं एवरेज। एवरेज क्या आ जाएगा बाबू, बताइए। 132.6 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम ये करेंगे मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगा 79 ठीक है, 79.83। और एक्चुअल वैल्यू कितना है? 78.92। 78.92। तो क्या पता चला, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए। आंसर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक वेट यहाँ पे सॉल्व कर रखा है मैंने, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एक एलिमेंट है एक्स, एक है वाई और एक जेड है। एक्स का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 39, जेड का दिया हुआ है 132, और वाई का कितना दिया निकालना है, ठीक है। कितना होना चाहिए अगर वो रोवेनियर ट्राइड को फॉलो करता है? तो सीधा दोनों का एवरेज 39 प्लस 132 करेंगे, 2 से कौन सा आएगा बाबू? क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोवेनियर ट्राइड। इन चार ऑप्शंस में से कौन नहीं है डोवेनियर ट्राइड, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भैया, ये तो डोवेनियर ट्राइड फॉलो करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पीछे हम लोग, ये तो डोवेनियर ट्राइड है, ये तो है भैया, ये तो डोवेनियर ट्राइड है।
ठीक है। फिर इसका पता नहीं, ये पीछे हम लोग ये भी सॉल्व किए हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहे तो ये भी डोवेर्नियर ट्राइड है अपने पास, ये भी क्या है डोवेर्नियर। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये भी है सल्फर और ये भी है डबल, यानी ये वाला ऑप्शन भी है, ये भी है डोवेर्नियर। तो बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी इज नॉट अ डोवेर्नियर ट्राइड। क्लियर है, चलिए क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काउंट कीजिए। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, लिखा हुआ क्या, द लॉ ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल टू, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास और चेक करना है किसमें किसमें डोबर्नियर ट्राइड फॉलो करा, डोबर्नियर ट्राइड। क्लियर है, चलिए पहला वाला का चेक करते हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन का चेक करते हैं। ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अगर हम एवरेज निकालना जाएं, अगर एवरेज निकाले तो क्या आएगा, 6 प्लस, सॉरी कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 होता है, ठीक है। तो 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये 14 आ जाएगा। 14 नाइट्रोजन से मैच कर रहा है, यानी ये तो ऑप्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। एवरेज निकालना अपने को, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7.5 आएगा। ये 7.5 16 से मैच नहीं करता, तो ये होगा नहीं होगा, ये डिस्कार्ड कर दी, यानी ये वाला नहीं होगा। हाँ, ये फॉलो करता है। तीसरा वाला चेक करते हैं, चलिए ठीक है। तीसरा वाला, हाँ, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू, 23। पोटेशियम का कितना होता है, 39। रुबिडियम का कितना होता है, 86। ठीक है, एवरेज निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड का, कितना आएगा, 23 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे कितना आएगा बाबू बताओ, 109, 54.5 आएगा। 54.5 आया मेरे पास, लेकिन यहाँ पर ये कितना है, 39। 54 और 39 में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला, नहीं वो नियरली इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फॉलो नहीं करता है, और ये तो फॉलो करता है, अपन पीछे पढ़े ही हैं, तो ये फॉलो करता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ वाला, ये दोनों फॉलो करता है, बाकी सेकेंड और थर्ड वाला फॉलो नहीं करता। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, द लॉ ऑफ ट्रेड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ठीक है, इसमें से किस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा बताइए इस पर एप्लीकेबल है या नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जस्ट पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्लीकेबल है, तो इस पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या इस पर भैया एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अगर थोड़ा याद होगा, जस्ट अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, इसमें सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इस पर क्या हो गया बाबू, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, पर तो नॉट एप्लीकेबल। अब इस पर चेक करते हैं, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम और टेलुरियम, बताइए इसमें करता है या नहीं करता है, इस पर एप्लीकेबल है, पीछे हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख चुके हैं, इस पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें चेक करना होगा कि मेरे पास कैल्शियम है, ऐसा और बेरियम है, क्या ये करता है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है ये बताइए, ये होता है 40 ठीक है। एस आर का कितना होता है और बेरियम का कितना होता है, चलिए एस आर का होता है 87.62, 87.62
और बेरियम का होता है 137.3। 137.33 क्लियर है। चलिए एवरेज निकालना है अपने को। एवरेज निकालते हैं। 40.06 प्लस 137.33 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है आप लोग का। ठीक है, जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मालूम है? ये आएगा लगभग 87.62 के। ठीक है, तो ये कहीं ना लगभग नियर इक्वल है, लगभग 87.62। तो ये क्या होगा, ये भी इस पर भी एप्लीकेबल है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया नॉट एप्लीकेबल के लिए? ये नॉट एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिए ज़रा, ये नॉट एप्लीकेबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकेंड इज द आंसर। चलिए, तो अब अगला अटेम्प्ट पे पढ़ते हैं बढ़ते हैं। अब आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये 1865 में ये अटेम्प्ट किया गया था पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, न्यूलैंड के द्वारा। इनका अलग मानना था, इनको ना म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते कि भैया म्यूजिकल नोट होता है ना, सारे गामा पाधा नी। ठीक है, तो वो उसी के बेसिस पे बोले। अब यहाँ पे देखो, जैसे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि भैया म्यूजिकल नोट होता है अपने पास सा रे गा मा पा पा धा। अगर देखो ये फर्स्ट नोट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट। और अगर तुम म्यूजिक के बारे में नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। सारे गामा पाधा नी सा, मतलब ना ये चार नोट के बाद ना जो आठवां नोट होता है वो फिर वापस शुरू से स्टार्ट होता है। सा रे गा मा का से सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर अगला नी के बाद फिर वापस सा आ जाएगा, इसके बाद फिर वापस रे आ जाएगा, उसके बाद फिर वापस गा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर वो एलिमेंट्स के कैरेक्टर को बोला, यही रूल फॉलो करता है। जैसे वो बोला ना भैया कि मेरे पास अगर ये है, मान लो बोला मेरे पास अगर लिथियम है, बेरिलियम, ठीक है, और चलिए देखिए ज़रा, ये फर्स्ट नोट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। अब ये क्या बोला जरा सुनिए। इनका कहना था ही स्टेटेड दैट द व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए, मतलब एक का एटॉमिक मास, उसके बाद सेकेंड एटॉमिक, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एटॉमिक मास को अरेंज किया जाए सभी एलिमेंट्स को, तो उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है मालूम है? वो फर्स्ट से कंपेयर होता है, यानी कि जो एट्थ, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगा। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, ये कहना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास ये है, क्या है? लिथियम है। ठीक है, सेकेंड बेरिलियम बोरोन, लिथियम है तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड बेरिलियम, थर्ड बोरोन, फिफ्थ फोर्थ कार्बन, फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स ऑक्सीजन, सेवेंथ क्लोरीन। अब जो इसके बाद वाला जो एलिमेंट है ना, वो क्या है? सोडियम। वापस, तो ये सोडियम का, तो ये एट्थ नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एट, यानी कि फर्स्ट एंड एट्थ। जरा सुनो हम क्या बोल रहे हैं। देखो क्या क्या बोला जा रहा है, सुनो। बोला फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर हम लिथियम को लेते हैं तो उसका एट्थ एलिमेंट, उसके काउंटिंग से एट्थ एलिमेंट कौन सा आएगा? सोडियम। तो इन दोनों का क्या होगा? सिमिलर
प्रॉपर्टीज आएगा। क्लियर है? इसी तरह से अब आपसे पूछ रहे, अगर बताइए मेरे पास, अगर फर्स्ट एलिमेंट हम इसको लिए, किसको लिए? कार्बन को। फर्स्ट एलिमेंट किसको लिए? कार्बन को लिए। तो बताइए एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ एलिमेंट आ जाएगा सिलिकॉन। यानी कार्बन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू? सिमिलर होगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। चलो एक और कोशिश करो आप लोग। चलो इस बार फर्स्ट लेते हैं। हम्म, हाँ, चलिए फर्स्ट ऑक्सीजन को लेते हैं। तो बताइए कौन सा होगा फिर नेक्स्ट? फर्स्ट अगर ऑक्सीजन को लिए तो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, यानी उसका जो प्रॉपर्टी होगा ऑक्सीजन का बिल्कुल सल्फर से सिमिलर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज किए थे। अच्छा, ये जब किए थे ना तो लगभग उस समय 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ना, इसमें बहुत सारे, इनके पास बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी था। क्या था? पहला बात कि इनर्ट गैस फिर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, यानी उस समय तक इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो वो कुछ इनर्ट गैस के बारे में भी नहीं बता पाए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। क्या? कि जब जिस वक्त न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उस समय लगभग 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे। ठीक है, तो यहाँ ये कहानी यहाँ तक तो बिल्कुल सही चलता है, यानी कैल्शियम तक भी सही चलता है। अगर थोड़ा सा और आगे जाए हम लोग, यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम है, जैसे ही कैल्शियम के बाद अगला एलिमेंट में हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से जो प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे गैप 14, लगभग 18 एलिमेंट्स का गैप आ जा रहा था। डिफरेंस कितना आ जा रहा था? 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस। यानी कि जो प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी का जो गैप है वो 18 एलिमेंट्स का आ जा रहा था। तो ये न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, एक बात और था कि उस वक्त ना इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। अगर इनर्ट गैस डिस्कवर होता, अगर इसमें फिट किया जाता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो, अगर इनर्ट गैस करते तो हम लोग क्या थे, अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस नॉन रिएक्टिव, जल्दी रिएक्शन रिएक्शन मतलब वेरी लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव का एट से, हाईली रिएक्टिव एट फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस एट्थ एट्थ एलिमेंट होता, तो दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टीज हो ही नहीं पाता। इस वजह से न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर है बाबू? चलिए, तो ये नोट कीजिए, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लूथर मेयर, लूथर मेयर कर्व। ये 1869 में ये दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? लूथर मेयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, और उसके थ्रू एक कर्व, मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया। तो वहाँ पे ना एक कर्व आया। कैसा कर्व आया? मैं पहले कर्व दिखाता हूँ। पहले देखो, इस तरह का कर्व आया। ठीक है, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट इस तरफ और एटॉमिक वॉल्यूम इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह का कर्व देखने को मिला। अब इस कर्व में क्या 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 ऑब्जर्वेशन है ये पहले देखते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? टॉप पीक पोजीशन को, किस पे? टॉप टॉप ऑफ द कर्व को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम, ये पिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, एकदम टॉप वाले पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा क्या बोल रहा है इसका ऑब्जर्वेशन? बोल रहा है जो जितना भी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब अल्कली अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सभी, ये सब का डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, क्या कहाँ पे करता है? डिसेंडिंग पोजीशन। देखो, ये अपने पास कर्व है, अगर कर्व ऐसे उठ रहा है उसको असेंडिंग बोलेंगे, अगर कर्व नीचे डाउन की तरफ जा रहा है यानी उसको डिसेंडिंग बोलेंगे। क्लियर है? तो बताइए डिसेंडिंग कौन कौन सा पोजीशन हो गया? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ऐसा। ठीक है, तो इस वाले डिसेंडिंग में क्या मिला? बेरिलियम मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वाले डिसेंडिंग में मैग्नीशियम मिल रहा है। फिर नेक्स्ट दिख रहा है ना, देखो अलग अलग कलर से, ये देखो बेरिलियम मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वाले डिसेंडिंग में मैग्नीशियम, फिर यहाँ कैल्शियम,
स्ट्रॉन्डियम, बेरियम, ये सभी होगी। ठीक है, तो जितना भी डिसेंडिंग वाले में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। ठीक है, तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन था, जितना भी मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड जानते हो ना, जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी रहता है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेटलॉइड्स में जैसे मेरे पास सिलिकॉन, ये सारा मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सब कहाँ पे जगह लेते हैं, वो लेते हैं बॉटम पार्ट में। कहाँ करते हैं बाबू, बॉटम पार्ट। अब ये बॉटम पार्ट कौन सा, देखो बॉटम मतलब नीचे होता है, तो जितना भी नीचे वाला जगह है ना, वहाँ पे क्या क्या मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। देखो यहाँ पॉजिटिव था, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटेलॉइड्स, और चौथा क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे हेलोजेंस हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, असेंडिंग पोजीशन को लेता है, कर्व का असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन मतलब जो कर्व चल रहा है ना उसमें, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, तो कौन सा कलर से ले लें, चलो रेड कलर से लेते हैं। ठीक है, रेड तो है ही, ये वाला ऑरेंज ले लेते हैं, ये वाला हो गया असेंडिंग, ऊपर जो चल रहा है उस तरफ वो सारा। तो ये सभी कुछ क्या हो गया, मोर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गया। क्लियर है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, एक नोट यहाँ पे, नोट को डब्बा में करके लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी है, वो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे होंगे। जैसे कि पहला वाला में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स था, वो सभी जितना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो सारा का सारा टॉप पोजीशन। ठीक है, डिसेंडिंग वाले में क्या था मेरे अपने पास, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डिसेंडिंग कर्व में तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। नीचे वाला सब सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, जितना असेंडिंग वाला एलिमेंट्स होगा वो सभी सिमिलर प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो समझ में आया, इन सब से क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन फिर उनका कंक्लूजन क्या था, तो वो बोले कि भैया ही प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन सा बोल रहा है, फिजिकल, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था ना वो किसके बेसिस पे बताया गया है, एटॉमिक वेट। ये पहले आदमी थे कि जो एटॉमिक वेट को कंसीडर करके उससे एटॉमिक वेट के थ्रू कंपेयर करके इसको अरेंज किए थे। ठीक है, तो ये क्या बोले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है, समझ में आया। और यही ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के लिए यही समझो कि एक वरदान बन गया था, क्योंकि इसी के बेसिस पे ने ये पीरियोडिक फंक्शंस किस पे डिपेंड करा था, एटॉमिक वेट पर। तो मेंडलीव इसी को ही फॉलो किए और फिर आगे वो अपना पीरियोडिक टेबल को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन होता क्या, अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, when an element are arranged in the increasing order of their atomic weight, elements having the similar property gets repeated after regular interval of time, after regular interval of time। कहने का मतलब जब ना सभी एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो एलिमेंट रिपीट होता है ना, मान लो जैसे यहाँ है 8th पोजीशन में, जैसे था ना वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑक्टेव में कि हर एक फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, यानी रिपीटेशन क्या हो रहा था सिमिलर प्रॉपर्टीज का 8th एलिमेंट के बाद, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे हो रहा था। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, अगर एग्जांपल लेते हैं लिथियम, ठीक है, सोडियम और फिर पोटेशियम ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का सभी एलिमेंट्स है, लिथियम। तो इसका इसमें एक और चीज़, अब बात है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता है। अब बात आता है कि क्यों होता है, क्या बोल रहा है कि आखिर क्यों, वाई, क्यों रिपीट होता है, कोई तो रीज़न होगा ना रिपीट होने का। ठीक है, तुम ऐसे ही बोल दिए रिपीट होता है,
क्यों होता है वो रीज़न बताओ। तो रीज़न ये है कि इन जिसमें जिसमें रिपीट होता है ना, जिसके यानी जिसका भी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जो जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है, उन सभी का आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा। जैसे कि लिथियम, लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या आएगा, 1s2 2s1। ठीक है, इसका आ गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, सोडियम का यहाँ पे देखते हैं, पोटेशियम का देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। थोड़ा गौर करना, आउटर मोस्ट शेल में सभी में, इसमें आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से सबका प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रही। ये आया था 1869 में। कब आया था, 1869 में मेंडली पीरियोडिक टेबल। और अगर गौर करोगे ना एक डेट, लूथर मेयर कब आया था, 1869। ठीक है, और मेंडली पीरियोडिक टेबल कब आया था, ये भी अभी हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। कितना आया था बाबू, 1869। 1869 दोनों जो पीरियोडिक फंक्शन डेवलप करने का दोनों जो पीरियोडिक टेबल डेवलप कर रहा था, दोनों सेम, दोनों थ्योरी सेम ईयर में आया। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, अभी अब मैं बताऊंगा। देखिए, पहले मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। मेनली पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक उसी के तरह लूथर मेयर के तरह ये भी क्या किया था, पीरियोडिक फंक्शन किसको लिया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे लिया गया था, पीरियोडिक फंक्शन क्या था बाबू, एटॉमिक वेट। यानी एटॉमिक वेट के को अरेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई किया था। ठीक है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली पीरियोडिक टेबल का, बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, यानी कि सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज किया गया था। क्लियर है। दूसरा, उस समय तक ना टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे, जिसमें नोबल गैस उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे ये पहला साइंटिस्ट है, फर्स्ट साइंटिस्ट है जो पहली बार ना सभी एलिमेंट्स को ना एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किए। कैसा, हॉरिजॉन्टल रॉ और वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉ और वर्टिकल कॉलम में पहली बार अरेंज किए थे, इससे पहले कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो हॉरिजॉन्टल रॉ और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किए थे। इन जिसमें से जो हॉरिजॉन्टल रॉ है उसको पीरियड बोला गया, और टोटल 7 पीरियड, यानी टोटल 7 रो था। ठीक है, कैसा था देखो जरा, देख रहे हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो में किया गया था। ठीक है, टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रो था। कितना था बाबू, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रो में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रो में किया गया था। और वर्टिकल कॉलम देखो, ये वर्टिकल कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया बाबू, इसको बोला गया पीरियड्स। क्या बोला गया, इसको पीरियड्स बोला गया। टोटल 7 पीरियड था। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम कितना था, टोटल 8 वर्टिकल कॉलम था। इसको ग्रुप्स बोला गया। कितना बोला, क्या बोला गया बाबू, ग्रुप्स, यानी टोटल 8 वर्टिकल ग्रुप्स था। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स कितना था, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज गौर करोगे तो थोड़ा गौर करना, ये फर्स्ट कॉलन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक यहाँ 1 से लेकर 7 तक में देखो, हर एक कॉलन यानी हर एक कॉलन दो सब ग्रुप में बैठा, हर एक ग्रुप दो सब ग्रुप में डिवाइड है, ए और बी, देख रहे हो, इस तरफ ए है, इस तरफ बी, इस तरफ ए है, इस तरफ बी, इस तरफ ए, इस तरफ बी। ठीक है, और इसमें जो भी एलिमेंट्स आता है उन सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी अब इसमें देखना,
इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है उन दोनों का प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा सिमिलर एज कम्पेयर टू इसका लेफ्ट हैंड साइड वाले का। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बोला जा रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मेंडलीव का कि भैया हॉरिजॉन्टल, अच्छा सात हॉरिजॉन्टल रो होता है जिसको पीरियड्स बोलते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलते हैं। हर एक, अच्छा ईच ग्रुप अप टू 7, 7 कितना जो सब ग्रुप में डिवाइड होता है एक को, जो सब ग्रुप होता है, जो सब ग्रुप ए हुआ वो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है। सब ग्रुप ए क्या होता है? नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और सब ग्रुप बी क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सब ग्रुप बी क्या होता है बाबू? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ये देखो जरा, देख रहे हो? सब ग्रुप ए, ये ए है और ये बी है, देखिए ये बी है, ये देखिए ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये सब देख रहे हो, ए वाला जितना है ना रेड कलर से, देखिए ए इस तरफ जितना है ये सारा का सारा को क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो राइट हैंड साइड बी वाला है उसको क्या बोला जाता है बाबू? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको कॉइनेज मेटल्स बोल, कॉइनेज मेटल्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन तीनों से कॉइन बनाया जाता था। ठीक है, कौन कौन है बाबू? कॉपर, सिल्वर और, ठीक है, ठीक है। अब इसके ये ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। अच्छा एक 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 मिनट और, यहाँ पर तो और प्रॉपर्टी है, देखिए जरा क्या बोला गया, जरा सुनते हैं। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टी। जो सेम ग्रुप में होता है, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है सबका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द 9 एलिमेंट्स इन द थर्ड रो। देखो थर्ड रो वह है ना, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। पहला में देख रहे हो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों, 3 3 6 3 9, यानी एक एट्थ ग्रुप जो है उसमें टोटल 9th एलिमेंट है। टोटल 9 एलिमेंट्स है, वो भी 3 रो में सभी है टोटल। ठीक है, 3 रो में एलिमेंट भी, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सारा का सारा का प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू? सिमिलर प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं या फिर जुड़ने वाले हैं वो पूरा लेक्चर देख के आएं, और जो भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।